हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन MDCAT syllabus. So you guys know that biology is mainly divided into two main branches, botany and zoology. बॉटनी में हम मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और zoology में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. MDCAT सिलेबस में हमारे पास टोटली 16 चैप्टर्स इंक्लूडेड है. अब इन 16 चैप्टर्स में 4 चैप्टर्स बॉटनी के हैं और 12 चैप्टर्स जूलॉजी के हैं. अब हमारे पास बायो के दो बुक्स है, एक 11 दूसरा 12 का. तो बॉटनी के कुछ चैप्टर्स 11 में प्रेजेंट हैं और कुछ 12 में. इसी तरह जूलॉजी के भी कुछ चैप्टर्स 11 में है, बाकी 12 में है. अब हम उसको देखते हैं कौन से चैप्टर बॉटनी के इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले बॉटनी का जो चैप्टर्स 11 में मौजूद है उनमें सबसे पहले पर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि सेल किसे कहते हैं. उसके बाद चंद ऑर्गेनेलीज है, उनमें पहले नंबर पर है न्यूक्लियस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी. इन तीनों को एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. इसके बाद हमें एक और ऑर्गेनेल को भी पढ़ना है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. तो टोटल में हमें सिर्फ और सिर्फ इन 4 ऑर्गेनेल्स को पढ़ना है. इसके बाद हम जानेंगे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, यानी प्लांट और एनिमल सेल में कौन से डिफरेंसेस है. इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से डिफरेंसेस है. इसके बाद हम जानेंगे क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन के साथ. इसी के साथ हमारा सेल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक्स का. बायो एनर्जेटिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन पढ़ना है, वो भी रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स. रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है. पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंग्रिएशन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज is a big topic while respiration of proteins and fat is short. इसके बाद जो चैप्टर है वो है एसेलुलर लाइफ. एसेलुलर लाइफ में हमें वायरस के बारे में पढ़ना है. वायरस के को जानने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन को जानना है. वायरस को हम किन किन बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे. उसमें सबसे पहला नंबर है स्ट्रक्चर के बेस पर. वायरस को हम स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई करेंगे. उसके बाद वायरस को हम नंबर ऑफ स्ट्रेन के बेस पर भी क्लासिफाई करेंगे कि ये सिंगल स्ट्रेंडेड है या डबल स्ट्रेंडेड वायरस है. इसके बाद वायरस को डिसीज के बेस पर क्लासिफाई करेंगे. इसके बाद होस्ट के बेस पर. होस्ट के बेस पर यानी वो फाइटोफाज है, यानी प्लांट को डिसीज करता है, या जूओफाज है. जूओफाज मतलब एनिमल को इन्फेक्शन काज करने वाला वायरस. अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीज को पढ़ना है जो है एड्स. एड्स के का सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और काजेस पढ़ने हैं. इसके अलावा एड में जो फर्दर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह है उसे नहीं पढ़ना. इसके साथ हमारे 11 के बॉटनी के 3 चैप्टर कवर हो जाते हैं. अब इसके बाद जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, ये भी बॉटनी का है लेकिन ये 12th क्लास में प्रेजेंट है. तो इनहेरिटेंस में हमें क्या पढ़ना है. सबसे पहले मेंडल्स के लॉज पढ़ने हैं, जिसमें लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शामिल है. अब मेंडल्स के लॉज के बाद हमें जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है. इसके बाद सेक्स लिंकेज पढ़ना है. इसके बाद एक्स लिंक ट्रेड्स. अब एक्स लिंक ट्रेड्स हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव. हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स लिंक रिसेसिव पढ़ना है. अब एक्स लिंक रिसेसिव के हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है लेकिन हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया को पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना. इसी के साथ हमारे बॉटनी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें 3 11 में प्रेजेंट है और एक 12 में प्रेजेंट है. अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जूलॉजी की जानिब कि कौन से चैप्टर जूलॉजी में प्रेजेंट है. तो आप जैसे देख सकते हैं कि बॉटनी में सिर्फ 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है और जूलॉजी में 12 चैप्टर, यानी ज़्यादा एम्फेसिस जूलॉजी पर है. अब जूलॉजी के जो 5 चैप्टर्स है वो 11 में प्रेजेंट है. इसके अलावा जो 7 चैप्टर्स है वो 12th क्लास की बुक में प्रेजेंट है. अब इन 5 चैप्टर में सबसे पहले नंबर पर आता है बायोमॉलिक्यूल्स. अब बायोमॉलिक्यूल्स में हमें क्या पढ़ना है. सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल किसे कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल की कितनी अकसाम है और बायोमॉलिक्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें ये जानना होगा. उसके बाद हम हर एक बायोमॉलिक्यूल को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले नंबर पर है वाटर.
तो हमें वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ना है। वाटर की इम्पोर्टेंस में हमारे पास उसकी पोलैरिटी, कोहेजन एंड एडहेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोलिसिस एंड आयनाइजेशन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन रिएजेंट, डेंसिटी एंड हाइड्रोफोबिक नेचर, ये सारे प्रॉपर्टीज जो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, ये सारे वाटर के पढ़ने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड में हमें ग्लूकोज पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज पढ़ना है, एंड पॉलीसैकेराइड में हमें स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन किसे कहते हैं, अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, एंड प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो कि 4 लेवल पर मुश्तमिल है उसे पढ़ना है। अब इसके बाद है लिपिड। तो लिपिड पहले किसे कहते हैं, उसके बाद लिपिड की टाइप्स है, लेकिन लिपिड की सिर्फ हमें 2 टाइप्स पढ़नी, एक इसाइल ग्लिसरॉल, दूसरा फास्फोलिपिड। इसाइल ग्लिसरॉल के अंदर फिर वैक्सेस, फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं। इसके अलावा लिपिड्स की और भी टाइप्स बुक में मेंशन है, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड टर्पिनॉइड्स वगैरह, लेकिन हमें वो नहीं पढ़नी। इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में मेनली न्यूक्लिक एसिड में फर्दर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक आरएनए एक डीएनए। तो हमें आरएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानना है और डीएनए का स्ट्रक्चर जानना है। उसके अलावा डीएनए के छोटे यूनिट जिसे जीन कहते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एक ग्लाइकोलिपिड पढ़ना है, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा जो फर्दर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बुक में मेंशन है उसे नहीं पढ़ना। इसके साथ ये डिटेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज एंजाइम। अब एंजाइम किसे कहते हैं, उसकी खसूसियात यानी करेक्टरिस्टिक, उसके बाद वो फंक्शन कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन, उसके बाद इसकी एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर मुतासिर करते हैं उसको पढ़ना है, जिसमें टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन आ जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दोनों को पढ़ना है। अब इसके बाद इनहिबिटर्स को पढ़ना है कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन इनहिबिट करता है। इनहिबिटर्स में हमारे पास फर्दर 3 टाइप है, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, इन सारों को पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्दर चैप्टर्स को। अभी तक हमने ये देखा कि ज़ूलॉजी में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स है। उन 12 में 5 11th क्लास में प्रेजेंट है, जिसमें पहला बायोमोलिक्यूल का था, दूसरा एंजाइम का था। अब नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। तो डाइजेशन में सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी, एनाटॉमी, और इसके बाद उसकी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी से मुराद उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट है और वो पार्ट्स का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमें जिन पार्ट्स को हम एनाटॉमी पढ़ लेते हैं उनका फंक्शन जानना है। तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शन को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को, और एनाटॉमी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को देखेंगे। इसके साथ इसमें जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स है उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कुलेशन। वही सेम सर्कुलेशन में भी हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी है, यानी स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा हार्ट का, उसके बाद ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल की जो 3 टाइप्स है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, उन तीनों में डिफरेंस भी जानेंगे, उनका स्ट्रक्चर भी जानेंगे। इसके बाद है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी किस चीज़ की, हार्ट की। हार्ट की फिजियोलॉजी हम किस में पढ़ते हैं, कार्डियक साइकिल। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, तो हार्ट का फंक्शन हम कार्डियक साइकिल में पढ़ते हैं। इसके बाद है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, नोड्स, वेसल्स एंड ऑर्गन्स। तो इसके साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हमें पढ़ना है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस आते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड एंड थर्ड। वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने हैं इम्यूनिटी में। अब इसके साथ हमारे पास 11th के ज़ूलॉजी के 5 चैप्टर कवर हो जाते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल, एंजाइम, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी। अब आता है 12th के ज़ूलॉजी के चैप्टर्स, जिनमें हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स है। नंबर 1 पर है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी है, एनाटॉमी वही इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जो माउथ से स्टार्ट होकर या नोज से स्टार्ट होकर लंग्स पर, एल्वोलाई पर ख़त्म हो जाए। उन सारे पार्ट्स को डिटेल में उनका स्ट्रक्चर कवर करना है। उसके बाद उसकी फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या होगी, गैसियस एक्सचेंज। तो
उसमें हम गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को भी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के स्मोकिंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर गैसियस एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर इज होम्योस्टेसिस जो कि न्यूली एडेड चैप्टर है। इसमें हमें सबसे पहले एक्सक्रीशन में जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेज गिवन है 3 नाइट्रोजनस वेज अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को पढ़ना है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में वही सेम जितने भी सिस्टम है उनमें सारे में हमें सिर्फ उनकी इनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़नी। इनाटमी मतलब उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। फिजियोलॉजी मतलब वो काम कैसे करते हैं वो पढ़ने हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में इनाटमी पढ़नी है जो कि उसमें किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। इसके अलावा उनके साथ जो ब्लड वेसल एसोसिएटेड है यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज उनको भी पढ़ना है। इसके बाद अब एक और टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है जिसमें हम देखेंगे किडनी एज अ स्मॉल रेगुलेटरी ऑर्गन एंड किडनी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। द नेक्स्ट टॉपिक इज किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स में हमें किडनी स्टोन के काजेस और ट्रीटमेंट को पढ़ना है। इसके बाद आता है किडनी फेलियर जिसमें सिर्फ और सिर्फ काजेस को पढ़ना है ना कि ट्रीटमेंट्स को। अब इसके साथ यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब यूरिनरी सिस्टम के बाद आता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या क्या पढ़ना है, उसका डिफिनीशन, थर्मोरेगुलेशन है क्या, उसके बाद उसकी नीड्स, हमें थर्मोरेगुलेशन की क्या क्या नीड्स है। तो इसके साथ हमारे होम्योस्टेसिस भी कवर हो जाता है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट का। वही इसमें एनाटॉमी पढ़नी है और फिजियोलॉजी के बाद डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं। तो एनाटॉमी क्या क्या पढ़ना है, स्केलेटन के बारे में कि स्केलेटन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले उसमें बोन्स होते, कार्टिलेज होते और मसल। फिर मसल के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मसल के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। इन 3 टाइप्स को हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद जो स्केलेटल मसल है उसको हम डिटेल में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। अब एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी किसकी पढ़नी है, मसल कंट्रैक्शन की, मसल कैसे कंट्रैक्ट होती है तो इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक ही डिसऑर्डर मेंशन है जो कि आर्थराइटिस का है, आर्थराइटिस। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में हमारे पास 2 चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन ही सिलेबस में मेंशन है। वही अब एक और ह्यूमन सिस्टम है तो इसमें क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी किस चीज की, रिसेप्टर, न्यूरॉन, ब्रेन की। फिजियोलॉजी किस चीज की, इन्हीं तीनों की, रिसेप्टर, न्यूरॉन, ब्रेन की। न्यूरॉन की फिजियोलॉजी क्या होगी, न्यूरॉन की फिजियोलॉजी से मुराद नर्व इम्पल्स है। न्यूरॉन क्या काम करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है। तो इम्पल्स को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स की कितनी टाइप्स है। उसके बाद रिफ्लेक्स का में जितने कंपोनेंट्स मेंशन है उनके अलग अलग फंक्शन को देखते हैं। तो इसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब हम फर्दर चैप्टर्स को देखते हैं। तो 14 नंबर पर जो चैप्टर है सेकेंड ईयर के जूलॉजी का वो है रिप्रोडक्शन। तो ये वही एक सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी पढ़नी है, उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है। फिर इन्हीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल का oogenesis। यानी हम इसमें हमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना होगा, उनका स्ट्रक्चर। अब उनके बाद उनका फंक्शन जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis है उसको पढ़ना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है उन पर, इस पर हार्मोन का क्या असर होता है, कौन सा हार्मोन किस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद हमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद है एसटीडीज। एसटीडीज के हमें पॉजिटिव एजेंट्स को और सिम्टम्स को जानना है, बाकी इसमें कुछ और नहीं जानना। इसके साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ
एवोल्यूशन, यानी बुक में जो हिस्ट्री गिवन है कि एक साइंटिस्ट ने लाइफ को इस तरीके से एक्सप्लेन किया, दूसरे ने इस तरीके से, तीसरे ने इस तरीके से, वो हिस्ट्री पढ़नी है। इसके बाद लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म को भी पढ़ना है। अब लास्ट जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले वैक्सीन के टाइप्स वगैरह थोड़े बहुत ओवरव्यू देख लेना है वैक्सीन का। जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो है रोल ऑफ वैक्सीन, की वैक्सीन का क्या रोल है, वैक्सीन का क्या रोल है, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी का डिसीज डायग्नोस्टिक में क्या रोल है, तो उसमें हमें प्रोब्स पढ़ने हैं जिसमें आरएनए एंड डीएनए प्रोब्स आते हैं, और इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़नी है। इसके साथ हमारा एमडीकेट बायोलॉजी का एनालिसिस कंप्लीट होता है। आज हमने डिटेल में देख लिया कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, कौन से बॉटनी के, कौन से जूलॉजी के, 11 में कौन से, 12 की बुक में कौन से है, तो ये सब हमने आज देख लिया। तो लास्ट बात अब ये, इन चैप्टर्स को देखकर आपने घबराना नहीं है कि तो 16 चैप्टर्स है, इतने सारे टॉपिक्स है, इसको कवर कैसे किया जाए। तो जब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप इनको देखकर परेशान ना हो। अब इधर एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज अ वंस अ बिगिनर, इसका क्या मतलब है? आप इस लाइन को ज़रा समझिए। किसी में चीज़ में आप किसी स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट को देखते हो उसने एमडीकेट टॉप किया, एक बहुत काबिल है, आप देख आप कहते ये तो बाय बर्थ है, ऐसे वैसे नहीं, वो भी स्टार्ट में आप ही की तरह था, उसने भी डिमोटिवेशन फेस की, उसने भी स्ट्रगल की, उसने भी फेलियर फेस किया। तो सारी प्रॉब्लम्स सब एक एक्सपर्ट के पास भी आते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं किसी काम को, जब वो बिगिनर होता है, लेकिन जब वो स्ट्रगल करते 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 एक फाइनल स्टेज ऐसा आ जाता है कि वो एक्सपर्ट बन जाता है। इसी तरह भी आप लोग बिगिनर से, आपको अभी स्ट्रगल करनी है, आपको कंसिस्टेंटली रोजाना डेली सबक पढ़ना है विदाउट एनी ब्रेक। मीन ब्रेक से मतलब कमजोरी नहीं करनी। अब इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।